हिंद। तो आज हम सेल चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग करने वाले कोशिका चैप्टर का सेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल का अध्ययन मतलब कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, स्लाइडेन-स्वान, लैमार्क। इसका आंसर क्या होगा? जीवित कोशिका खोज करने वाला कौन है? जीवित कोशिका खोज करने वाला लीवेनहॉक है। लीवेनहॉक है जीवित कोशिका खोज करने वाला। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोज करने वाला है, मृत कोशिका। और स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत दिया है लैमार्क और टेबिनास 1801 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। क्या होगा इसका आंसर? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? इसका होगा बी। कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है, वायरस, जिसे वायरस बोलते हैं। यह बात क्यों है? क्योंकि वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी है। सब सजीव और निर्जीव दोनों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी कौन सी है? यूग्लिना, कवक, क्या बोलता है? कवक, शैवाल, कैटिन। यूग्लिना, कवक, शैवाल, कैटिन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी को क्या कौन सी है? यूग्लिना होगा इसका आंसर, यूग्लिना। पादप और जंतु के बीच का योजक कड़ी यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? लैक्टोज, सुक्रोज, मक्खन, ग्लूकोज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मक्खन। मक्खन एक वसा है और ये लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज ये सब कार्बोहाइड्रेट है। जिसके पीछे OSC लगा हो, ओज लगा हो, वो सब कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जिसमें लीवर यानी कि यकृत का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिपेटोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में यकृत, लीवर का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ लीवर। और यही है कार्डियोलॉजी में हार्ट का, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का, पैथोलॉजी में किसका किया जाता है? पैथोलॉजी में रोगों को पता लगाया जाता है, पता लगाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एक और दो दोनों, इकोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग, और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा जिससे इस क्वेश्चन एग्जाम में आप सही करने में सहायक हो। शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। और इकोलॉजी में क्या किया जाता है? जीव समुदाय का, उसके वातावरण और उसको पारंपरिक संबंधों का जो अध्ययन करते हैं उसे ही इकोलॉजी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया
दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसका एक ट्रिक है, कौन कौन होगा? महक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और केंद्रक, तीनों दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली से। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या थाली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को पादपों में किस नाम से जाना जाता है? गोल्जी बॉडी को पादपों में किस नाम से जाना जाता है? इसमें नाम पूछ रहा है। क्या क्या है? टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, क्रोमोप्लास्ट, लाइसोसोम। क्या हुआ इसका आंसर? क्या बोलता है? गोल्जी बॉडी को पादपों में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इसमें? डिक्टियोसोम के नाम से। डिक्टियोसोम के नाम से पादपों में जाना जाता है। और टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट एक पेड़ पादपों में रिक्तिका पे जो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली होता है उसी टोनोप्लास्ट कहते हैं। और लाइसोसोम को एकल झिल्ली होता है, आत्महत्या थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कवकों को कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों का कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों का कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज, पेप्टिड, टोगलाइकन, काइटिन, एक या दो, दोनों में से कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर कवकों का कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की। सेलुलोज, सेलुलोज पादपों में, सेलुलोज पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या कहता है? जीवाणुओं का कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या होगा इसका आंसर? सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। आंसर सी होगा। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है जीवाणुओं कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अंतःपारदवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःपारदवी जालिका की खोज किसने की थी? एक्सले, बोवेरी, वाटसन, हार्टर। कौन खोज किया था इसका? जल्दी से बताइए। इसका खोज कौन किया था? कौन किया था? एक्सले, एक्सले, बोवेरी, वाटसन, पार्टर। इसका आंसर होगा पार्टर। पार्टर ने अंतःपारदवी जालिका की खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। इस पे वसा और प्रोटीन राइबोसोम बनता है। वसा और प्रोटीन का निर्माण होता है। अनुलेख ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया किस दिशा होती है? किस दिशा में होती है? आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से डीएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए। क्या होगा इसका आंसर? डीएनए से आरएनए अनुलेख होता है। अनुलेखन, लेखन, ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो डीएनए में जितना थी रहता है वो मैसेंजर आरएनए ले जाता है, इस बीच में ट्रांसक्रिप्शन होता है। और मैसेंजर आरएनए जो उस चीज प्रोटीन मतलब एटीजीसी, एजीसी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यहाँ पे जाएगा एडेनिन के जो यूरेसिल आरएनए में हो जाएगा यूरेसिल। और उससे जितना भी मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा उससे प्रोटीन निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चिकनी अंतःपारदवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ संश्लेषण के लिए मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करती है? लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए। क्या होगा इसका आंसर? क्या होता है? चिकनी अंतःपारदवी जालिका सीआर स्मूथ किसके साथ संश्लेषण के लिए एक मुख्य निर्माण स्थल की कार्य करती है? क्या होगा? लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए। इसका होगा लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वसा का निर्माण होता है और रफ पे राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है? इसका गोल्गी का है, राइबोसोम, तारक का है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। कौन होगा कोशिका विभाजन में? इसका होगा तारक का है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका आंसर होगा। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का होता है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहते हैं।
और गोल्जी का परिवहन का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बू एल्ब्यूमिन, केसीन, हिस्टोन, प्रोलाइमिन्स। क्या होगा इसका आंसर? डीएनए में कौन सी प्रोटीन होता है? डीएनए में डीएनए में कौन सा प्रोटीन होता है? क्या होगा इसका आंसर? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा जिससे आपका भी तैयारी होता रहेगा। क्या होगा इसका आंसर? हिस्टोन। एल्ब्यूमिन अंडा में होता है और केसिन मिल्क दूध में और प्रोलाइमिन्स दाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। संतति में माता पिता के लक्षण कौन निर्धारण करता है? गुणसूत्र, जीन, एंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या बोलता है? संतति में माता पिता के लक्षण का निर्धारण कौन करता है? तो संतति में माता पिता का लक्षण का निर्धारण जीन करता है। जो विशेष निर्धारण जो होता है ना, वो जीन करता है, विशेष निर्धारण। और गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है वो वंशानुगत वाहक होता है, वंश असंगति वाहक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 17 क्या कहता है? टोनोप्लास्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली, हरित लवक की आंतरिक झिल्ली, पादप कोशिका की राजधानी पर पाए जाने वाले एकल झिल्ली, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली। क्या होगा इसका आंसर? टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट एक पादप कोशिका की राजधानी पर पाई जाने वाली एकल झिल्ली है। क्या है? कुछ इसका आंसर सी होगा। पादप कोशिका की राजधानी पर पाई जाने वाली एकल झिल्ली है टोनोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, बिलिरुबिन, कैरोटीन, यूरोकोन क्रोन। क्या होगा इसका आंसर? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण क्या होता है? पीली या पीली रंग दर्द निकलता है इससे, रंग दर्द, यकृत, लीवर। और कैरोटीन, कैरोटीन है गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग। और यूरोक्रोन, यूरोक्रोन मूत्र का जो पीला रंग होता है, उसे यूरिन का पीला रंग, इसी को यूरोक्रोन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसने जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार कहा है? हेक्सले, लेमार्क, अरस्तु, फ्लेमिंग। कौन बोला है जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार? इसका होगा हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बोला है जीव द्रव्य को। और लेमार्क और टेविटांस बायोलॉजी शब्द देने वाला है 1801 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एंड्रोसियम क्या है? मादा जननांग है, नर जननांग है, एक और दो दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? एंड्रोसियम क्या है? जहाँ जहाँ आप एंड्रो देख लीजिए वो पुरुष से रिलेटेड होगा एंड्रो, तो इसका आंसर होगा नर जननांग। नर जननांग एंड्रोसियम है और गाइनोसियम मादा जननांग, पादपों में फूल का। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? कैटाबोलिक, एनाबोलिक या दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक है जो सरल अणु को तोड़कर जटिल अणु में बनाता है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, चार गुनी होती है, एक चौथाई होती है। क्या होगा इसका आंसर? अर्धसूत्री विभाजन से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? संतति कोशिका आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में और समसूत्री में बढ़ जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। क्या होगा? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एटीजीसी। और आरएनए में एडेनिन, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं पुनरुत्पादन से, पुनर्विस्थित कोशिकाओं से, अजैविक पदार्थ पादपों से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नई कोशिकाओं उत्पत्ति होते हैं पूर्व विस्तृत कोशिकाओं से, पूर्व विस्तृत कोशिकाओं से नई कोशिका उत्पत्ति होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप लोगों को चैप्टर वाइज बायोलॉजी का करवाते रहूँगा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। चलिए जय हिंद।